वन वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इजी आर्टिकल जिसमें आपको एकदम दिमाग लगाना नहीं पड़ेगा, वो है ट्रांसफार्मर। 1 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन जो एंट्रेंस वाले हैं कुछ भी आ सकता है, उसमें उनको देखना है, छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं। व्हाट इज दैट ट्रांसफार्मर? ध्यान से देखें, ट्रांसफार्मर कोई शॉर्ट नोट नहीं लिखना है, समझना है। व्हाट इज ए ट्रांसफार्मर कोई नहीं पूछेगा, फिर मैं बता देता हूं। इट इज एन इलेक्ट्रिकल मशीन, ये एक मशीन है ऑपरेटिंग ऑन एसी। ये सिर्फ एसी में चलता है, डीसी में नहीं चलता है। ट्रांसफार्मर ऑपरेट्स ऑन एसी और डीसी, एसी में चलता है, डीसी में ट्रांसफार्मर का कोई काम नहीं। ठीक है, अब लेटेस्ट डेवलपमेंट्स आया है ट्रांसफार्मर का रिलेटेड चीज, जिसको हम लोग डीसी जो कहते हैं, वो बनाया है। वो डीसी में भी हम ट्रांसफार्मर नहीं, ये वाला नहीं, कुछ दूसरा ट्रांसफार्मर जैसी चीज़ों को हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, ओके। नाउ ऑपरेटिंग ऑन एसी, पॉइंट नंबर 2, it transforms voltages from one value to other without change in frequency। हाँ सर, लिखने के लिए तो सुंदर है, लेकिन समझ में नहीं आया ट्रांसफॉर्म्स का मतलब क्या है। मतलब मान लो कि आपके पास 100 वोल्ट एसी है 50 हर्ट्ज में, आप उसको 1000 वोल्ट एसी करना चाहते हो, ये कर सकता है, फ्रीक्वेंसी वही रहेगा। 100 वोल्ट 50 हर्ट्ज से 1000 वोल्ट 50 हर्ट्ज में ये बदल सकता है। ठीक है, थोड़ा सा 1 मिनट। ठीक है, नाउ कैसा करता है वर्किंग, कोई नहीं पूछेगा वर्किंग ऑफ ट्रांसफार्मर। देख लो, इसमें होता क्या है कि यू टेक ऐसा करके, मान लो कि कोई एक प्लेट है जिसमें कोई एक होल है, और मैं एक दूसरा होल बनाता हूँ, ये एक होल है इसमें। आई से दिस इज व्हाट इज ए होल इन दिस। सोचो इससे थिन प्लेट जिसमें एक होल है, जस्ट इमेजिन दिस इज ए प्लेट विथ ए होल इन इट। और क्या हो गया, प्लेट मतलब ये जो 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 है, मतलब हियर दिस इज ए प्लेट विथ ए होल। ये सारे ढेर सारे पतले पतले थिन प्लेट को ले लो, सारे को एक के ऊपर एक स्टैगरिंग कर दो। स्टैगरिंग करने के बाद अब यहाँ पे नॉट बोल्ट लगा के टाइट कर दो, तो क्या बन गया, कैसे दिखेगा ये? इट विल लुक समथिंग लाइक दिस। देखो ये कैसे दिख रहा है, ये दिखेगा ऐसे, ये ऐसे, ऐसे बहुत सारे प्लेट्स को ऐसे जोड़ दिया गया है। समझ में आ रहा है क्या? बहुत सारा प्लेट्स को हम ऐसे जोड़ दिए हैं, तो एक सॉलिड ब्लॉक जैसे बन गया। कैसे जोड़े भाई? कनेक्टिंग के नॉट बोल्ट अरेंजमेंट कुछ करे हो, यहाँ पर कुछ नॉट बोल्ट लगा के टाइट कर दो, ये सारे को जोड़ दिए, ये सारे को जोड़ दिए, 4 स्क्रू लगा दिए, लग गया 4। अब इसमें होता ये है कि अगर इसका मैं कंप्लीट करने की कोशिश करूंगा तो शायद कि ये डायग्राम कुछ ऐसे दिखेगा। ये यहाँ से ऐसे आया है ना, ट्रांसफार्मर। इसमें डिफरेंट नंबर ऑफ टर्न्स रहते हैं। प्राइमरी साइड में कुछ टर्न्स रहे, ऐसे डिफरेंट नंबर ऑफ टर्न्स रहते हैं इसमें। यू आर वाइंडिंग ए वायर लाइक दिस। क्या मैं थोड़ा बहुत विजुअलाइज करवा पा रहा हूं आपको? सिमिलरली सेकेंडरी साइड में भी रहते हैं, यहाँ पर
द नंबर ऑफ टर्न्स ऑन द टू साइड्स आर डिफरेंट। एक तरफ मान लो 250 टर्न है तो दूसरे तरफ कुछ 500 टर्न है और ये कुछ ऐसा है। सो देयर आर टू डिफरेंट टर्मिनल्स ऑन इधर साइड। ऐसा होता है ट्रांसफार्मर दिखने में। दो किस्म के होते हैं, एक सेल कोर टाइप होता है, एक सेल टाइप होता है। ये जो आपको दिख रहा है ये एक किस्म की ट्रांसफार्मर है, ठीक है। ये एक किस्म की ट्रांसफार्मर है। यस। अब क्या होता है, इसमें आप इधर को कोई एक ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज अप्लाई करते हो। क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं, सारे ऐसे लोहे का सॉलिड का बना सकते थे, ऐसे बहुत सारा प्लेट क्यों जोड़े, वो सारे देखेंगे। दैट इज ए पार्ट ऑफ योर क्वेश्चन। इसको हम कहते हैं प्राइमरी साइड और इसको कहते हैं सेकेंडरी साइड। अब जब इसमें आप वोल्टेज अप्लाई किए, करंट जाने लगा तो ये कॉइल में करंट जाएगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स बनेगा। जैसे मैग्नेटिक फ्लक्स बना, दैट मैग्नेटिक फ्लक्स विल स्टार्ट सर्कुलेटिंग। कैसे? ऐसे निकलेगा, ऐसे 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 करते हुए आएगा, इधर से होते हुए आएगा, ऐसे आएगा, ऐसे आएगा और ये गोल गोल घूमने लगा। फ्लक्स इसके अंदर से चलने लगा। कौन? फ्लक्स। तो ये जब फ्लक्स इसके साथ लिंक करने लगा, प्राइमरी का बनता हुआ फ्लक्स सेकेंडरी के साथ लिंक कर रहा है। अब प्राइमरी का जो फ्लक्स है वो प्राइमरी के करंट के ऊपर डिपेंड कर रहा है और प्राइमरी का करंट एसी है तो करंट इज चेंजिंग। करंट इज चेंजिंग मींस फ्लक्स इज चेंजिंग। फ्लक्स इज चेंजिंग मींस द फ्लक्स लिंकिंग विद द सेकेंडरी कॉइल इज आल्सो चेंजिंग। तो आप क्या देखोगे, यहां पर एक ईएमएफ बनेगा, यहां पर एक ईएमएफ बनेगा, कॉल इट E2। जबकि यहां पर आपने एक वोल्टेज दिया है E1। E1 वोल्टेज दिए, इसको कहेंगे प्राइमरी ईएमएफ, इसको कहेंगे सेकेंडरी ईएमएफ। The EMF induced in the primary coil is self-induced, क्योंकि इसका खुद का करंट बदल रहा है तो इसमें EMF होगा। The EMF induced in the secondary coil is due to change in current in the primary coil, so it is mutually induced। समझ में आया क्या? तो ये सारी चीजों को हम लोग एक एक करके अभी लिखेंगे। 1 मार्क वाला देखना, इसके ऊपर लॉन्ग क्वेश्चंस नहीं आते हैं, ध्यान रहे। नो लॉन्ग क्वेश्चंस कम ऑन दिस, तो इसको ध्यान से देखो और समझो। अभी यहाँ पे ये जो कोर सॉलिड लेने की जगह ऐसे लेमिनेटेड लेके रखें। लेमिनेटेड मतलब बहुत सारे थीन प्लेट को लेके जोड़े। क्यों? हम लोहे का ऐसे सॉलिड का भी तो बना सकते थे। ये क्वेश्चन आता है, व्हाई ट्रांसफार्मर कोर इज लेमिनेटेड। ध्यान से सुनना, अगले आधा घंटा 45 मिनट में क्लास खत्म हो जाएगा। प्लीज हैव पेशेंस। छोटा सा आर्टिकल है और इसके ऊपर 1 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है। देखो, मान लो कि यहां पर कोई एक आयरन ब्लॉक है, ये एक आयरन ब्लॉक है। ये जो आयरन ब्लॉक है, इसमें अगर हम कोई मैग्नेट को इसके पास लाने की कोशिश करेंगे, ये कोई आयरन ब्लॉक है। व्हेन आई ब्रिंग ए मैग्नेट क्लोज टू इट, आई कैन कंसीडर दिस एज ए कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर ऑफ होलो सिलेंडर्स। जब इसमें लाएंगे पास किसी मैग्नेट को, देयर विल बी चेंज इन फ्लक्स, देयर विल बी इंड्यूस्ड करंट, ये सिलेंडर में करंट फ्लो करेगा। उस करंट के चलते इसमें क्या होता है ना, एनर्जी लॉस हो जाता है। दिस करंट्स आर कॉल्ड एडी करंट्स। वो भी एक इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज एडी करंट एंड व्हाट इज एडी करंट लॉस। ठीक है, तो ये लोकल करंट्स ऐसे यहाँ पर फॉर्मेशन होता है, उसके चलते करंट फ्लो होने के कारण इसमें हीट जनरेट हो जाता है। हम पहले भी जानते हैं, किसी की रिंग के पास कोई नॉर्थ पोल को पास लाओ तो नान वाला फॉर्मूला से नॉर्थ पोल अप्रोचिंग प्रोड्यूसेस एंटी क्लॉकवाइज करंट, तो ऐसे करंट फ्लो करता है। So when this is subjected to a time varying magnetic field, local currents develop and they circulate in the material and produce heat, that is called eddy current loss। ऐसे लेमिनेशन करने से एडी करंट लॉस घट जाता है। That's why the transformer core is laminated। क्यों घट जाता है देखेंगे at the end of this। अभी बोलेंगे तो शायद ट्रांसफार्मर को मिस कर जाएंगे, आज ही के क्लास में देखेंगे। होल्ड करना, थोड़ा सा बता दिया, लिखेंगे व्हाट इज एडी करंट लॉस एंड व्हाई ट्रांसफार्मर कोर इज लेमिनेटेड। इसका आंसर भी लिखेंगे हम लोग इसके बाद। ट्रांसफार्मर में क्या लिखे हम लोग, क्या क्या ऑब्जर्व किए। प्राइमरी, व्हेन AC is applied in
इज बाय सेल्फ इंडक्शन। प्राइमरी में क्यों हुआ? सेल्फ इंडक्शन, खुद का करंट बदल रहा है तो ईएमएफ बन गया, उसको कहेंगे प्राइमरी ईएमएफ इज बाय सेल्फ इंडक्शन। ठीक है। सेकेंडरी ईएमएफ, मैं स्टेटमेंट दे रहा हूं 1 मार्क वाला। सेकेंडरी ईएमएफ इज बाय म्यूचुअल इंडक्शन। सेकेंडरी ईएमएफ कैसे हो रहा है? इट इज बाय म्यूचुअल इंडक्शन, क्योंकि प्राइमरी का करंट बदल रहा है तो सेकेंडरी में हो रहा है जो ईएमएफ, उसको कहेंगे म्यूचुअल इंडक्शन। खाली स्टेटमेंट याद रखना। जब इंजीनियरिंग पढ़ोगे, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, पावर ये ट्रांसफॉर्मर विल बी टेकिंग मोर देन 1 और 2 months, खाली इतना सारा चीज है उसके अंदर। ठीक है, अभी तो हम लोग 15 मिनट में देखेंगे म्यूचुअल इंडक्शन। तो द ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द सेकेंडरी इज सेल्फ इंड्यूस्ड, म्यूचुअल इंड्यूस्ड। ये आएगा 1 मार्क वाला क्वेश्चन सीएचएससी वालों का। तो क्या कहोगे? इट इज म्यूचुअली इंड्यूस्ड। बीट नंबर 2। अच्छा बताओ, देख के कौन सा कॉइल के साथ, प्राइमरी कॉइल या सेकेंडरी कॉइल, किसके साथ ज्यादा फ्लक्स लिंक कर रहा है? तो सेम फ्लक्स तो जा रहा है, जितना फ्लक्स प्राइमरी में जा रहा है उतना ही फ्लक्स सेकेंडरी में जा रहा है। लोहे के अंदर से फ्लक्स जा रहा है और अपना लूप कंप्लीट कर रहा है। यू नो मैग्नेटिक फ्लक्स ऑलवेज फॉर्म क्लोज लूप। तो सेम फ्लक्स लिंक्स, सेम फ्लक्स लिंक्स with primary and secondary coil। वो पूछेंगे कोई एक स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर है, द फ्लक्स इन द प्राइमरी कॉइल इज मोर और सेकेंडरी कॉइल इज मोर। सेम है, स्टेप अप हो स्टेप डाउन हो, कोई भी ट्रांसफॉर्मर हो, प्राइमरी कॉइल का फ्लक्स सेकेंडरी कॉइल का फ्लक्स बराबर है। नंबर 3, E1 is N1 minus N1 d phi by dt। N1 क्या है? प्राइमरी टर्न्स। प्राइमरी में कितना नंबर ऑफ टर्न्स है? हम पढ़े, कोई अगर कॉइल है n टर्न का, उसके अंदर से 5 फ्लक्स जा रहा है तो ईएमएफ कितना होगा? n d phi by dt। E2 क्या है? सेकेंडरी ईएमएफ, इट इज माइनस N2 d phi by dt। डिवाइड करो तो आपको मिलेगा E1 by E2। बाकी सब कुछ तो काट पीट के खराब हो गया, मिला क्या? N1 by N2। तो इससे पता चला दी रेशियो ऑफ ईएमएफ इन द प्राइमरी एंड सेकेंडरी इज इक्वल टू रेशियो ऑफ नंबर ऑफ टर्न्स। प्राइमरी में जितना नंबर ऑफ टर्न है, सेकेंडरी में कितना नंबर ऑफ टर्न है, ये दोनों मिलकर डिसाइड करेंगे क्या है रेशियो ईएमएफ का। कोई क्वेश्चन आएगा तो इसके ऊपर आएगा। E1 दिया रहेगा, E2 दिया रहेगा, N1 दिया रहेगा, N2 निकालो। कोई ट्रांसफॉर्मर में वोल्टेज को से 100 वोल्ट से 1000 वोल्ट किया गया, प्राइमरी में अगर 50 टर्न है तो सेकेंडरी में कितने नंबर ऑफ टर्न्स रखना चाहिए? E1 दिया है 50 वोल्ट, ये दिया है 1000 वोल्ट, ये N1 दिया है, N2 आप निकाल दो। डायरेक्ट क्वेश्चन। द प्राइमरी एंड सेकेंडरी EMFs आर इन द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ टर्न्स। क्या बात समझ में आया? Yes, sir. Bit number 3, bit number 4. If N1 is more than N2, तो आप कहोगे कि E1 is more than E2, क्योंकि हम ट्रांसफॉर्मर अपना मर्जी हम कैसे बनाए। N1 अगर N2 से ज्यादा हो गया तो E1 E2 से ज्यादा हो जाएगा। मतलब जो इनपुट वोल्टेज है वो ज्यादा है, आउटपुट वोल्टेज कम है। प्राइमरी वोल्टेज ज्यादा है, सेकेंडरी वोल्टेज कम है। ऐसा ट्रांसफार्मर को कहते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, जो वोल्टेज को घटा रहा है। मान लो आपके घर में, आपके घर के सामने पोल में आया 11 kV लाइन, 11,000 वोल्ट का, उसके सामने एक ट्रांसफार्मर लगाया, घटा के इसको 440 वोल्ट बनाया और आपके घर में सप्लाई हुआ। 11,000 वोल्ट को 440 वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए हमको प्राइमरी में नंबर ऑफ टर्न ज्यादा रखना पड़ेगा और सेकेंडरी में कम रखना पड़ेगा, और ऐसा ट्रांसफार्मर को हम कहेंगे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। वोल्टेज घट गया, इट इज ए स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। कहां यूज होता है? फॉर डिस्ट्रीब्यूशन पर्पजेस।
of used for distribution of electricity, आपके घर में आप मोबाइल चार्ज करते हो, आपके घर में सप्लाई कितना है 220 वोल्ट, मोबाइल को कितना चाहिए 5 वोल्ट, तो यू कनेक्ट है चार्जर, उसके अंदर क्या है छोटा सा ट्रांसफार्मर, वो 220 वोल्ट को 5 वोल्ट में कन्वर्ट कर देता है और आप मोबाइल को चार्ज कर देते हो। सीधा 2 ठो वायर लगा के प्लग में मोबाइल के पिछवाड़े डालो तो फटेगा ऐसे धूम करके कि मोबाइल गायब हो जाएगा, क्योंकि 220 वोल्ट में वो चलेगा ही नहीं। तो आपको वोल्टेज को स्टेप डाउन करके यूज करने की जरूरत पड़ता है, तो इट इज यूज फॉर स्टेप डाउन। अगर हम कहेंगे कि N1 is more than N2, N1 is less than N2, if N1 is less than N2, तो आप कहोगे कि E1 is less than E2, मतलब हम वोल्टेज दिए हैं E1, मिल रहा है E2 जो कि बड़ा है। ऐसा ट्रांसफार्मर को कहते हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर। किस पर्पज में यूज होता है? यूज्ड फॉर ट्रांसमिशन पर्पजेस। तुम्हारा हीराकुद में जो वोल्टेज बनता है वो 6.6 किलो वोल्ट में बनता है और हम यहाँ पे यूज करते हैं 440 वोल्ट, तो सीधा उसको स्टेप डाउन करके हमारे पास भेज देते, लेकिन भेजते नहीं है, क्योंकि अगर ऐसे भेजेंगे तो हमारे लोग तो आप जानते हो उसमें 2 रीजन है। एक तो हुआ ये तुम्हारा हीराकुद, समझो ये हो गया मेरा राउरकेला। अगर यहाँ से मैं यहाँ पर मान लो कि कुछ P पावर कंज्यूम कर रहा हूं और मेरे को जो वोल्टेज मिल रहा है ये 440 वोल्ट है, तो मैं कितना करंट ड्रॉ करूंगा? मेरा करंट हो गया P/440 और वो सारा करंट को आपको भेजना पड़ेगा। और जो करंट इतना दूर आएगा तुम्हारे यहाँ से हमारे यहाँ तक, रास्ते में जो वायर है वो वायर में कितना ह्यूज करंट आ रहा है, सोचो पूरा राउरकेला में कितना पावर कंज्यूम हो रहा है। वो सारा करंट इधर से आएगा तो इसमें भी जो रेजिस्टेंस है उसके चलते गर्म होगा, हीट जनरेट होगा, एनर्जी लॉस हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, ये जो वोल्टेज है इस वोल्टेज को तुरंत बढ़ा के बना देते हैं 132 किलो वोल्ट। ठीक है, ये 132 किलो वोल्ट का चीजों को ट्रांसमिट कर देते हैं यहाँ तक, फिर पास आने के बाद इसको फिर से घटा देते हैं। और सेम पावर सप्लाई करना है हाई वोल्टेज में, तो क्या करंट देना पड़ेगा? I is equal to P/132 किलो वोल्ट। सोचो कितना कम करंट हो गया, थोड़ा सा करंट आएगा वायर में, तो क्या होता है एनर्जी लॉस घट जाता है। सो हाई वोल्टेज में हरदम ट्रांसमिशन करते हैं, कोई पूछेगा नहीं, थोड़ा सा मैं बता दिया। तो आपकी जनरेट होता है 6.6 किलो वोल्ट में, उसको हम करते हैं 132 किलो वोल्ट लेके आते हैं गलियारों से, कहीं पहाड़ के ऊपर से, नदी के ऊपर से वायर लेके आते हैं और लेके आके उसको फिर लाके इधर कन्वर्ट करते हैं, फिर लाते हैं उसको 33 किलो वोल्ट में, फिर 22 किलो वोल्ट में, फिर 11 किलो वोल्ट में, फिर गलियों में घुमाते हैं, वहाँ पर उसको 440 वोल्ट बना के छोटे छोटे ट्रांसफार्मर बैठा के लोगों को देते हैं, ताकि रास्ता भर जो वायर था हर जगह करंट जीरो रहेगा, आपका करंट आपके पास पहुँच जाएगा। करंट जीरो रहेगा मतलब कम रहेगा, वेरी स्मॉल रहेगा। दूसरा चीज है कि सीधे अगर हम यहाँ पर 440 वोल्ट बना के भेजेंगे, बहुत सारे लोग आपके और हमारे घर के बीच में बैठे जो हुक लगा के अपना काम निकालने लगेंगे, चोरी होना शुरू हो जाएगा। यू मस्ट नो कि जो पैसा आप इलेक्ट्रिसिटी के लिए दे रहे हो, सपोज इट इज 6 रुपीज पर यूनिट, उसका करीब करीब 4 रुपीज 50 पैसा यू आर पेइंग ओनली बिकॉज ऑफ थेफ्ट, चोरी के लिए। कुछ लोग चोरी करते हैं तो तुमको इतना देना पड़ता है, नहीं तो कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज ऑलमोस्ट जीरो। हीराकुद में पावर जनरेट करने का ऑपरेटिंग कॉस्ट इज जीरो, एक खर्चा नहीं हो रहा है, लोगों को जो सैलरी मिल रहा है बस वही है। एक बार टरबाइन बन गया, डैम को खोलो, पानी आया, टकराया, घुमा, इलेक्ट्रिसिटी बना, तुम्हारा क्या खर्चा गया? फिर भी इतना खर्चा क्यों आ रहा है? क्योंकि काफी लोग चोरी कर रहे हैं, ये सब चीजें हो रहा है, जुगाड़ करने में मुश्किल होता है, तो बाकी लोगों से लूट के लेना पड़ता है। समझ में आ रहा है? इसीलिए गवर्नमेंट अपना टैक्स क्यों बढ़ाता है? क्योंकि काफी लोग टैक्स चोरी कर रहे हैं, पकड़ नहीं पाता इनको, तो जो देते हैं उनसे थोड़ा ज्यादा ले लेता है। लाइक दैट, चोरी इज ए बहुत इंपॉर्टेंट थिंग। मैं भी टेलीमीटरिंग के ऊपर 1 साल काम किया हूँ, कैसे चोरी रोका जाए, व्हेन आई वाज इन NIT, तो ऐसे कर रहा था। तो यूज फॉर ट्रांसफॉर्मेशन पर्पजेस। तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर क्या है, समझ में आया? अभी जब ट्रांसफार्मर में हम पावर देते हैं, मतलब पावर इनपुट देते हैं,
ये था हमारा ट्रांसफार्मर, ये तो कॉइल्स है और ये प्राइमरी कॉइल है, ये सेकेंडरी कॉइल है। इधर हमने कुछ पावर दिया और पावर इधर से निकला। तो आप देखोगे इसमें जो एनर्जी लॉस होता है क्यों होगा? क्योंकि ये कॉइल में करंट फ्लो कर रहा है और ये कॉपर का बना रहता है, बहुत मोटे मोटे रहते हैं, तो एनर्जी लॉस इज वेरी स्मॉल। तो इसमें I2R लॉस इज वेरी स्मॉल। और ये जो आपका आयरन है उसके अंदर से जब जाता है बिकॉज ऑफ एडी करेंट लॉस एंड बिकॉज ऑफ हिस्टेरिसिस लॉस, और एक नया चीज मैं बताऊंगा, दैट इज बिकॉज ऑफ अल्टरनेटिंग फील्ड। जो मैग्नेटिक डाइपोल्स कंटिन्यूअसली इधर उधर होते हैं, हिस्टेरिसिस लॉस, कुछ हीट जनरेट होता है। जब आप चार्जर लगा के मोबाइल को चार्ज करते हो देखोगे चार्जर थोड़ा सा गर्म होता है, क्यों? बिकॉज ऑफ द लॉस इन द आयरन पार्ट ऑफ द ट्रांसफार्मर। उसको कहते हैं आयरन लॉस, इसको कहते हैं कॉपर लॉस। ये दोनों लॉस मिलके काफी कम है, बहुत ही कम है एज कंपेयर टू द अमाउंट ऑफ एनर्जी दे आर हैंडलिंग। आपको नहीं सर बहुत गर्म होता है, ठीक है गर्म होता है, लेकिन मान लो कि द पावर लॉस इन द ट्रांसफार्मर इज सपोज 10 वाट सपोज, तो तब वो कितना दे रहा होगा मालूम है? समथिंग लाइक से 5 किलोवाट। 5 किलोवाट का पावर ट्रांसफर करेगा तो इसमें 10 वाट का लॉस होगा। कहने का मतलब लॉसेस इन ए ट्रांसफार्मर आर वेरी स्मॉल, यू कैन इग्नोर द लॉस, यू कैन से कि देयर इज ऑलमोस्ट नो एनर्जी लॉस इन ए आइडियल ट्रांसफार्मर। तो लिखेंगे इसमें पॉइंट नंबर, लास्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 5 में लिखेंगे दी in case of an ideal transformer, the energy loss is negligibly small. So input power is equal to आउटपुट पावर। इनपुट पावर क्या है? E1 I1, आउटपुट पावर E2 है, वोल्टेज करंट जा रहा है I2 सपोज। तो इससे पता चला कि E1 I1 इनपुट पावर वोल्टेज इनटू करंट इज इक्वल टू आउटपुट पावर। इससे पता चला कि I1 बाई I2 क्या है? प्राइमरी करंट बाय सेकेंडरी करंट। लेट मी ड्रॉ फॉर योर क्लैरिटी। Here is a primary current और यहाँ पर आप सेकेंडरी से करंट ले रहे हो, ये सेकेंडरी करंट, और यहाँ पर वोल्टेज है E1, यहाँ पर वोल्टेज है E2। So I1 by I2 is coming out to be E2 by E1, लेकिन पहले हम देख चुके हैं E2 by E1 is N2 by N1. So the currents are in the inverse ratio of their number of turns and the EMFs are in the direct ratio of the number of turns. क्वेश्चन अगर आएगा न्यूमेरिकल तो सिर्फ इस स्टेटमेंट के ऊपर आएगा, ओनली ऑन दिस स्टेटमेंट। ये स्टेटमेंट के ऊपर ही क्वेश्चन आएगा, न्यूमेरिकल नहीं तो और किसके ऊपर न्यूमेरिकल नहीं आएगा। थ्योरी में कुछ भी पूछ सकते हैं। यहाँ पर दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है जो हम देखेंगे, क्या ये था पॉइंट नंबर 5, पॉइंट नंबर 6। यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो अक्सर लोग भूल कर देते हैं, गलत कर देते हैं। अगर मैं आपको पूछूंगा एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में प्राइमरी वोल्टेज ज्यादा है कि सेकेंडरी वोल्टेज ज्यादा है, क्या कहोगे आप? स्टेप डाउन तो प्राइमरी में ज्यादा वोल्टेज है कि सेकेंडरी में ज्यादा वोल्टेज है? प्राइमरी में ज्यादा वोल्टेज है। कोई स्टेप अप ट्रांसफार्मर में प्राइमरी में ज्यादा वोल्टेज है कि सेकेंडरी में ज्यादा वोल्टेज है? सेकेंडरी में ज्यादा वोल्टेज है। तो वोल्टेज दोनों में अलग अलग है, लेकिन एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पे मेडिकल एंट्रेंस वाले कभी कभार ऐसे पूछ लेते हैं। अभी अभी हम देखे कि EMF E1 बाई E2 इज इक्वल टू N1 बाई N2 है, और इसको थोड़ा सा अगर देखोगे तो हम लिख सकते हैं E1 बाई N1 इज इक्वल टू E2 बाई N2। क्या है मतलब? हो सकता है प्राइमरी वोल्टेज ज्यादा है, हो सकता है सेकेंडरी वोल्टेज ज्यादा है, डिपेंडिंग अपॉन ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर है या स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। बट इन एवरी केस द EMF पर टर्न E1 by N1 is same in both the sides. वो बोलेंगे in case of a step up transformer EMF per turn is more on primary और secondary। अब बोलोगे per turn दोनों में बराबर है। समझ में आया क्या? तो क्या लिखेंगे? For any transformer
the EMF per turn is same on either side. Same on either side. Primary side as well as secondary side. मुद्दे पे आते हैं। क्यों ट्रांसफॉर्मर पढ़ रहे हैं? क्योंकि एग्जाम में आता है। कैसा क्वेश्चन आता है? लेट अस राइट ए क्वेश्चन। एक ही क्वेश्चन, सारा वैरायटी इसमें कवर। क्वेश्चन नंबर 1 क्या? ए स्टेप ऑफ ट्रांसफॉर्मर, स्टेप ऑफ ट्रांसफॉर्मर क्या लिखा है? 1000 वोल्ट टू 11,000 volt has primary number of turns is 500. Find number of turns in secondary. Bit number 1. If primary current is 8 ampere, find secondary current. Bit number 3. If flux in primary coil is 20 Weber, find flux in secondary coil. क्या आप ये क्वेश्चन का आंसर बता सकते हो? क्वेश्चन को ध्यान से देखो। स्टेप अप ट्रांसफार्मर है, मतलब वोल्टेज को बढ़ाया गया है। क्वेश्चन को अगर ध्यान से देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे हमारा E1 कितना है? 1000 वोल्ट और E2 वोल्टेज बढ़ा दिया गया है 11,000 वोल्ट, 11 केवी लाइन में कन्वर्ट कर दिया। N1 दिया है 500 टर्न्स, I1 दिया है कितना? 8 एम्पियर, फ्लक्स दिया है 5 कितना? 20 वेबर, पूछा है N2। You know E1 by E2 is equal to N1 by N2। क्या आप यहाँ से N2 नहीं निकाल सकते? 0.7 मानने देंगे। बस एक ही क्वेश्चन ये आता है आपको, ट्रांसफार्मर का सारा न्यूमेरिकल आता है। सोचो, इसके बाहर कोई न्यूमेरिकल एग्जिस्ट ही नहीं करता, मतलब करता है तुम्हारे लिए नहीं। दूसरा हुआ I1 by I2 और सीधे से करो, पावर सेम रहता है तो E1 I1 is equal to E2 I2। तो इसमें से हमें I2 मिल जाएगा। बस तीसरी चीज आपको बताना है, ∅1 और ∅2 में क्या रिलेशन है? प्राइमरी का फ्लक्स ∅1 है, सेकेंडरी का फ्लक्स ∅2 है, क्या रिलेशन है? प्राइमरी और सेकेंडरी की फ्लक्स में क्या रिलेशन है? इक्वल है। ∅2 इज सेम एज ∅1, सेम फ्लक्स लिंक करता है। एक ही न्यूमेरिकल है। सोचो कितना मेहनत किया आप लोग समझने के लिए, उतना मेहनत की जरूरत ही नहीं था। एक ही होता है, करंट वैरायटी का क्वेश्चन एक ही होता है। तो ट्रांसफार्मर के ऊपर ये हुआ एक क्वेश्चन, बाकी जो पढ़ा है खाली समझाने के लिए। दूसरा क्वेश्चन जो ट्रांसफार्मर के ऊपर आएगा वो ये है, व्हाट इज एडी करंट लॉस व्हाई ट्रांसफार्मर कोर्स are laminated। दूसरा क्वेश्चन, अरे यार बोर्ड बहुत इजी है, तुम लोग डरपोक हो इसलिए डरते हो, कुछ नहीं है।
पूरा क्लास को देख के डर जाते हो, जबकि पूरा क्लास को समराइज करेंगे बोर्ड के लिए तो चुंदे सा मिलेगा, इतना सा कुछ नहीं है बोर्ड के लिए। जो लोग बोर्ड दे के आए उनको पूछो। तो व्हाट इज एडी करंट लॉस लिखेंगे, व्हेन ए ब्लॉक ऑफ magnetic material or iron block, when a metal block is exposed to alternating magnetic field, alternating नहीं, time varying, to time varying magnetic field, local currents are induced in it. Local currents are induced in it. These currents are called eddy currents. The corresponding energy loss is called eddy current loss. एग्जाम में क्या लिखना है लिख देते हैं, फिर समझा देते हैं। This loss can be minimized by using laminated blocks instead of solid blocks. So transformer cores are laminated. Why? To reduce eddy current loss. बस स्टेटमेंट याद रखना, why transformer cores are laminated? To reduce eddy current loss. आपकी खुशी के लिए बताऊं कि आज की क्लास यहाँ पे खत्म हो गया। अब थोड़ा शांत हो जाओ, समझ लो चीजों को, लिख दिए इतने सारे तो बाद में पता नहीं चलेगा एडी करंट क्या है, लॉस। और अभी आगे जो पढ़ाऊंगा क्लास में नहीं है इंक्लूडेड, मैं समझाने के लिए बोलूंगा एडी करंट लॉस क्या है, कैसे होता है, लेमिनेशन करने से क्यों घट जाता है, बता दूंगा। थोड़ा सा सुन लो, अच्छा लगेगा। क्वेश्चन क्या आएगा, व्हाई ट्रांसफार्मर कोर्स आर लेमिनेटेड, आप कहोगे टू रिड्यूस एडी करंट लॉस, खत्म आपकी कहानी, वो भी खुश, आप भी खुश, घर वाले भी खुश, मार्क आ जाएगा। नाउ लेट अस गो बैक, व्हाट इज एडी करंट लॉस समझने। जैसे मैं बताया कि मान लो कि ये कोई एक सॉलिड ब्लॉक है, अब मैं इसके सामने मान लो कि मैग्नेट को पास ला रहा हूं, देयर इज अ टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड। दिस सॉलिड ब्लॉक कैन बी कंसीडर्ड एज ए हॉलो सिलेंडर, और ऐसे ढेर सारे हॉलो सिलेंडर मिलके ये बना है, ठीक है, ये एक हॉलो सिलेंडर है। और आप जानते हो किसी भी रिंग के साथ एसोसिएटेड फ्लक्स बदलेगा तो करंट होगा, तो आप जब नॉर्थ पोल को पास लाओगे तो आप देखोगे इसमें एंटी क्लॉकवाइज करंट घूम रहा है, इसमें भी एंटी क्लॉकवाइज करंट घूम रहा है, ऐसा ऐसे हो गया। अब ये करंट कैसे घूम रहा है सोचो तो, ये जो ब्लॉक है वो ऐसा है, मतलब ये जो आप रिंग देख रहे हो रिंग नहीं है, ये एक सिलेंडर जैसा है कि नहीं, और ये सिलेंडर में करंट ऐसे ऐसे घूम रहा है, ऐसे ऐसे घूम रहा है, ऐसे है ना, करंट ऐसे ऐसे करके घूम रहा है, क्योंकि ईएमएफ हुआ है।
जब वो करंट घूमेगा तो कुछ हीट जनरेट करेगा। कितना हीट जनरेट करेगा? I स्क्वायर इंटू आर, और v स्क्वायर बाई आर, ईएमएफ हो गया v, तो v स्क्वायर बाई आर इज द पावर जनरेटेड। अब इस चीज को थोड़ा ध्यान से देखो, मैं बात कर रहा हूं इस सिलेंडर का। कौन सा सिलेंडर? ये वाला सिलेंडर, जिसमें ईएमएफ होके करंट सर्कुलेट करने की कोशिश कर रहा है। करंट कैसे सर्कुलेट कर रहा है? ऐसे ऐसे ऐसे। अब यहाँ पे ये जो करंट सर्कुलेट कर रहा है उसको रेजिस्टेंस कितना मिल रहा है? मान लो कि ये सिलेंडर का थिकनेस है कुछ, दिस इज द थिकनेस, ये हो गया थिकनेस। तो जो करंट जा रहा है, करंट को परपेंडिकुलर होके क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या मिल रहा है? अगर ये सिलेंडर का लेंथ L है, ये लेंथ L है, तो हम कहेंगे ये थिकनेस अगर T है, तो यहाँ पर जो क्रॉस सेक्शनल एरिया मिलेगा, सोचो इसको काट देंगे सिलेंडर को, जो एक रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शनल एरिया मिलेगा वो क्या मिलेगा? T थिकनेस इंटू L, LT हो गया एरिया थ्रू व्हिच द करंट इज पासिंग। लेंथ कितना जा रहा है? अगर इसका रेडियस r है तो 2 पाई r लेंथ जा रहा है, तो जो रेजिस्टेंस मिलेगा कितना होगा? रो L बाई एरिया। समझ में आया क्या? अब जो पावर जनरेट होगा, इसमें हीट जनरेट होगा, वो ईएमएफ का स्क्वायर v हो गया वोल्टेज इंड्यूस्ड बाई r। r जितना कम होगा पावर उतना ज्यादा होगा, v स्क्वायर बाई r हो गया पावर। अच्छा, समझ में आ रहा है क्या? v स्क्वायर बाई r हो गया पावर। r जितना कम होगा पावर उतना ज्यादा होगा, r जितना ज्यादा होगा पावर उतना कम होगा। अब ये r को कम करने के लिए मैं अगर इतना बड़ा सिलेंडर लेने की बजाय मैं क्या करता हूं, जैसे आप स्प्रिंग रोल खाते हो ना, कट करते हैं उसको, मान लो कि मैं इसको ऐसे ऐसे कटिंग करता हूं, स्लाइस बनाता हूं, और हर स्लाइस को फिर से जोड़ देता हूं। कैसे? बार्निश लगा के जोड़ देता हूं। एक स्लाइस काटा, डिस्क जैसा बना, उसको बार्निश लगा, दूसरे के साथ चिपक दिया। मतलब करंट तो ऐसे नहीं जा सकता, फ्लक्स जा सकता है। तो ऐसे अगर मैं इसको लेमिनेट कर दिया, तो इंस्टेड ऑफ टेकिंग ए सॉलिड सिलेंडर, मैं अगर ऐसे ढेर सारे पतले पतले प्लेट्स लेता हूं और इनको जोड़ जोड़ के सिलेंडर बनाता हूं, और हर प्लेट के ऊपर बार्निश लगा के दूसरा वाले को चिपक रहा हूं, मतलब एक प्लेट से करंट दूसरे प्लेट में नहीं आ सकता, तो एक सिलेंडर तो बन जाएगा, बट करंट के लिए ये L काफी छोटा रहेगा, क्योंकि लेंथ छोटा, छोटे छोटे सेक्शन में काटा। ये कहेंगे लेमिनेट हो गया। कोई ब्रेड खरीद के लाते हो मार्केट से, सॉलिड ब्रेड है और एक तो चॉप्ड है, कटिंग है, वो लेमिनेटेड ब्रेड है, मतलब सारा पीस को एक साथ जोड़ दियो। अब सोचो हर पीस में करंट काफी, पावर काफी कम हो जाएगा, क्योंकि L कम हो गया, बहुत कम हो गया, पतला पतला करके काट दिए, L काफी कम हो गया, R काफी ज्यादा हो गया, R ज्यादा हो गया तो पावर कंजप्शन कम हो गया। तो लेमिनेशन करने से पावर कंजप्शन इसमें कम हो जाएगा। अगर लेमिनेशन नहीं करेंगे, इसे सॉलिड रख देंगे, तो बहुत लो रेजिस्टेंस होगा और ह्यूज पावर कंज्यूम होगा और ये गर्म हो जाएगा। आपको 220 वोल्ट से 50 वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए ट्रांसफार्मर ढूंढोगे मार्केट में, तो आपको 10 रुपया से शुरू करके ट्रांसफार्मर मिलना शुरू हो जाएगा अभी के मार्केट में। 10 रुपया से 250, 300, 400 रुपया तक जो आप मोबाइल वाला लेते हो काफी ज्यादा कॉस्टली रहता है, वो गर्म नहीं होता है। सस्ते वाले ट्रांसफार्मर लगाओ, कोई सस्ता मशीन खरीदे हो 100-200 रुपये वाला, जिसमें प्लग में लगा के यूज करते हैं, देखोगे वो गर्म हो रहा है, क्योंकि सस्ता ट्रांसफार्मर यूज किया, उसमें वो लेमिनेटेड कोर यूज नहीं करता है। तो एडी करंट क्या हो गया? whenever a metal is exposed to a time varying magnetic field, the local currents induced in that is called eddy current. The energy loss due to this eddy current is called eddy current loss. This can be minimized by laminating the core instead of having a solid core. Why transformer cores are laminated? To get can reduce the eddy current loss. क्या बातें समझ में आया? Yes, ये हो गया हमारा एडी करंट लॉस के बारे में। और भी एक लॉस होता है हिस्टैरिसीस लॉस, जिसको समझाने के लिए मुझे आपको बताना पड़ेगा व्हाट इज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। ठीक है, आई मीन सॉरी, मैग्नेटिक मटेरियल्स, वो बताएंगे तब जाके हो जाएगा। तो थैंक यू फॉर लिसनिंग एवरीथिंग। फिर मिलेंगे अगले क्लास, तब तक के लिए जय हिंद।